कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करनी है। तो एडवर्टाइजमेंट आपके जिस लिए है वो है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, जो नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए। पे लेवल्स मैं आपको अभी नहीं बताता हूँ, इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको सब पे लेवल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो कंफ्यूज होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। रिटन टेस्ट या ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट या फिर कोई भी और टेस्ट यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट हुई तो लेगी। देयर शैल बी नो इंटरव्यू, तो इंटरव्यू यहाँ पे नहीं रखा गया है अपॉइंटमेंट के लिए। किसके लिए? ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट वाले जो हैं उसके लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रईस और वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जिस गवर्नमेंट जॉब की बात करने वाले हैं वो अनाउंस की है नेहरू ने, यानी जो है एक यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। तो इसकी तरफ से जो जॉब अनाउंस हुई है तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक, तो इस वीडियो में आपको जो है इसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे कि क्या प्रोफाइल है यूनिवर्सिटी के और किस पोस्ट के लिए यहाँ पे जो अपडेट है वो किस पोस्ट के लिए है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाले हैं, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सैलरी कितनी रहने वाली है, अप्लाई कैसे करना है। ओके, और लास्ट में है कुछ इसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो है उसे इस्टेब्लिश किया था 1973 में बाय इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया था 1973 में। अब ये जिस रीजन में आती है उस रीजन के जो स्टेट्स हैं उनके लिए ये यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई गई थी, यानी नागालैंड हो गया, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तो इन सब स्टेट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। इसी के बाद अभी हाल ही में कुछ साल पहले दो और यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, जो कि एक है नागालैंड यूनिवर्सिटी और एक है मिजोरम यूनिवर्सिटी। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। उससे पहले देखने वाले हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो इसका ऑफिशियल जो सर्कुलर है उसके बारे में देखेंगे। तो डेटेड है जो 3 नवंबर 2023। तो ये यहाँ पे आपको इसका सीरियल कोड मिल जाएगा, इसके अनाउंसमेंट या फिर एडवर्टाइजमेंट का। तो एडवर्टाइजमेंट आपके जिस लिए है वो है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, जो नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो वैकेंसी, यहाँ पे जो जॉब रहने वाली है वो नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए रहेगी और ग्रुप बी और ग्रुप सी वालों के लिए यहाँ पे रहेगी। तो देखते हैं हम कि आगे कौन सी यहाँ पे पोस्ट या फिर वैकेंसीज, पोजीशंस ग्रुप बी और ग्रुप सी में आती है और क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजंस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट थ्रू दिस फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशंस इन द यूनिवर्सिटी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन जो अप्लाई करना है वो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आपको अप्लाई करना है। आगे नेक्स्ट बात करेंगे कि ग्रुप बी में कौन सी पोस्ट आती है, क्या इसके जो है वो कितनी वैकेंसी इसमें अवेलेबल है और पोस्ट वाइज कास्ट वाइज इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ये देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे ग्रुप बी की पोस्ट में हम देखेंगे B01, ये कोड से इसके पोस्ट के कोड है P0, B01, B02, B03, B07। और इसी के साथ यहाँ पे जो पोस्ट है वो दी गई है सेक्शन ऑफिसर। इसमें पे लेवल जो 7 रहने वाला है। अब ये पे लेवल्स क्या है ये मैं आपको इसके अगले जो नेक्स्ट स्लाइड्स होंगी अभी इसी के बाद उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पे लेवल जो है वो क्या है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 7 अवेलेबल है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 5 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है। और रिस्पेक्टिवली ऐसा पूरा नीचे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। ये यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, फिर प्राइवेट सेक्रेटरी। उसके और यहाँ पे ग्रुप्स दे रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या मिनिस्टेरियल सर्विसेज में ये 2 आती हैं, फिर लाइब्रेरी सर्विसेज में ये 1 है, फिर सेक्रेटेरियल सर्विसेज में ये पोस्ट 1 आती है। तो टोटल यहाँ पे ग्रुप बी में 14 वैकेंसीज अवेलेबल है। अब बात करेंगे इसकी नेक्स्ट ग्रुप सी के बारे में। तो ग्रुप सी में आप देख सकते हो कि टोटल 140 यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें पोस्ट यहाँ पे दे रखा है, पोस्ट कोड यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7। और साथ ही इसकी जो पोस्ट है वो दे रखी है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। लेवल पे लेवल जो है वो 2 रहने वाला है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 77 है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। ओके, बहुत ही अच्छी यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके लिए दे रखी है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 77, जिसमें अनरिजर्व के लिए 29 है, प्लस पीडब्ल्यूबीडी के लिए है। ओके, आगे हम देखें कि एसटी के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी के लिए 32 है, ओबीसी के लिए 5 है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के 8। तो 29 प्लस 1, इसमें जो पीडब्ल्यूबीडी वाला है तो 29 प्लस 1 यहाँ पे 30 हो जाएगा, 32 प्लस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ये वैकेंसी 34,
ये 30 और 34 मिला के, और ये 5 और 8, तो ये आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे कास्ट वाइज दे रखी है। नेक्स्ट बात करेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्या लेवल्स, पे लेवल्स रहेंगे। तो पे लेवल्स मैं आपको अभी नहीं बताता हूँ, इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको सब पे लेवल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो कंफ्यूज होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, मैं इसके आगे वो भी बताने वाला हूँ कि पे लेवल्स क्या क्या होते हैं और पे लेवल्स के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी, कितना ग्रोथ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो 36 इसकी वैकेंसी है, टोटल पोस्ट यहाँ पे दे रखी है 36 वैकेंसीज, और जिसमें अनरिजर्व के लिए 13 है, 15 है एसटी और +1 उसमें आ जाएगी, यानी 16, और 3 ओबीसी के लिए और 4 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे सबके लिए कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो और क्या यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है, तो स्टेटिस्टिकल सर्विसेज के लिए स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट, सेक्रेटेरियल सर्विसेज के लिए स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, और यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो पूरा यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कास्ट वाइज। तो जो अनरिजर्व वाले हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, क्योंकि उनके लिए वैकेंसीज यहाँ पे ज्यादा है, उनके लिए और एसटी के लिए। आगे बढ़ेंगे, ग्रुप सी 140 पोस्ट, तो इसमें इसको डिस्क्राइब किया गया है कि इसमें क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, लेवल्स क्या रहेंगे, ये पे लेवल्स ही है, मैं आपको बता दूं। तो लोअर डिवीजन जो क्लर्क्स है उसमें 29 अनरिजर्व के लिए है, जबकि 1 जो है वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए है, 32 एसटी के लिए, +2 पीडब्ल्यूडी वो एसटी में आने चाहिए उसके लिए है, और यहाँ पे सब सब डिसिपल्स भी दे रखे हैं, डीएच और एलडी। तो 5 यहाँ पे ओबीसी के लिए और 8 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए। ये आती है, इसकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 2 की रहेगी। यहाँ पे एक्सीडिंग लिमिट यानी एज लिमिट जो है वो 32 इयर्स हाईएस्ट है। इसके बाद इसके क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये फर्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। सेकंड जो है वो है इंग्लिश टाइपिंग, तो कैसे 35 वर्ड्स पर मिनट आपके होने चाहिए, और अगर हिंदी की बात करें तो 30 वर्ड्स पर मिनट। थर्ड चीज यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, तो ये थर्ड क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का। तो ये तो बात हो गई हमारी C01 पोस्ट कोड के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। अब C02 के बारे में, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसके यहाँ पे कास्ट वाइज इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो हमने पीछे देखा वही ये सेम है, लेवल 1 के लिए ये पोस्ट अवेलेबल है। तो आपकी सैलरी जो है वो लेवल 1 की यहाँ पे रह जाएगी। 32 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट है। इसमें जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10th पास यहाँ पे एलिजिबल है, तो जो 10th पास है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन दिया है यहाँ पे आईटीआई पास। आईटीआई में या फिर 10th में यहाँ पे आपने पास आउट किया है तो आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। C03 स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए, इसमें अनरिजर्व के लिए ही खाली एक ही वैकेंसी है, वो है अनरिजर्व के लिए, लेवल 5 इसकी सैलरी रहने वाली है, 32 इयर्स इसकी एज लिमिट रहने वाली है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए स्टेटिक्स में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ में विद स्टेटिस्टिक्स, उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका बैचलर डिग्री मैथ्स में भी है तो उसमें भी आपका स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर एक और ऑप्शन, दो और ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, बैचलर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद स्टेटिस्टिक्स, तो यहाँ पे मैथ्स विद स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स विद स्टेटिस्टिक्स, और थर्ड है कॉमर्स विद स्टेटिस्टिक्स। तो यहाँ पे जिनका भी ग्रेजुएशन यहाँ पे है विद स्टेटिस्टिक्स तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें स्टेनोग्राफर के लिए, तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 10 है, एसटी के लिए 8 है, 1 जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है, लेवल 4 की यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी इनको, 32 इयर्स इसकी भी एज लिमिट है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिपल में यहाँ पे। नेक्स्ट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी विद मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। तो स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे एक अलग से एडिशनल स्किल मांगी है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड जो है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका क्राइटेरिया देखें तो प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 या 30। तो अगर आपकी टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में है तो आपके 35 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए, अगर हिंदी में है तो 30 वर्ड्स पर मिनट। ओके, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यहाँ पे नॉलेज जो है वो मस्ट है। स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर डिक्टेशन, तो यहाँ पे स्किल टेस्ट नॉर्म्स रहेंगे कंप्यूटर में, तो क्या रहेगा उसमें, डिक्टेशन रहेगा 10 मिनट का जिसमें 80 वर्ड्स पर मिनट। तो आपको वर्ड्स या फिर पैराग्राफ डिफाइन किया जाएगा, वो उसी को आपको लिखना है टाइपिंग करके, और 80 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे आपको दे रखा है 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स जो है वो हिंदी के लिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स,
इसके साथ ये भी स्किल्स यहाँ पे आप में होनी चाहिए कि आपका इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल उसमें प्रोफिशिएंसी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए, जिसमें यहाँ पे 2 ही वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड के लिए लेवल 5 की सैलरी रहेगी, 32 इयर्स इसका एज लिमिट है। मास्टर्स डिग्री चाहिए इसमें लाइब्रेरी साइंस में और इंफॉर्मेशन साइंस में कोई भी एक यूनिवर्सिटी से, या फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है बैचलर डिग्री लाइब्रेरी में या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कोई भी इंस्टीट्यूट से। यूनिवर्सिटी विद 2 इयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन अ यूनिवर्सिटी, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। तो इसके साथ आपको यहाँ पे ये किसी भी फील्ड में 2 इयर्स का यहाँ पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है आपका C06 पोस्ट कोड जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, जिसमें एक ही यहाँ पे वैकेंसी है। लेवल 4 की यहाँ पे पे स्केल आपको मिल जाएगा। ओके, 32 इयर्स इसकी भी एज लिमिट। बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और इक्विवेलेंट, तो इसी की तरह है यहाँ पे आपको बैचलर्स डिग्री, लेकिन इसमें आप देख सकते हो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए है बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री ग्रेजुएशन। सेकंड चीज यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और नॉलेज यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस की होनी चाहिए। तो यहाँ पे हिंदी की बात नहीं की है, खाली इंग्लिश की बात की है। नेक्स्ट C07 इस ग्रुप सी की लास्ट पोस्ट है, जिसमें लाइब्रेरी अटेंडेंट है, जिसमें 2 यहाँ पे अनरिजर्व के लिए है, 1 एसटी के लिए विद पीडब्ल्यूबीडी और बीएल में। ओके, एक यहाँ पे एसटी विद पीडब्ल्यूबीडी पर्सन विद ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, और वो भी कास्ट कौन सी, एसटी के लिए यहाँ पे 1 है और एक यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए है। लेवल 1 की सैलरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, 32 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट है। क्या क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, तो 10+2 या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्राइटेरिया मांगा गया है कि सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस कोई भी एक इंस्टीट्यूशन से, और इसके साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 1 ईयर यानी 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है कोई भी एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी में। इसी के साथ यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी रहना चाहिए। तो आज के जमाने में सबको बेसिक नॉलेज तो रहता ही है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। ओके, नेक्स्ट है आपका द यूनिवर्सिटी में ऑल्सो कंडक्ट रिटन टेस्ट। तो यहाँ पे बोला नहीं गया है कि लेगी ही लेगी, मे ऑल्सो ले सकती है रिटन टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट या कंप्यूटर टेस्ट, कोई भी और टेस्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकती है ऑफ द पोस्ट एज पर कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग नॉन टीचिंग के लिए जो है। तो ये एक रूल है कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स नॉन टीचिंग के लिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी उसके हिसाब से रिटन टेस्ट या ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट या फिर कोई भी और टेस्ट यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट हुई तो लेगी। फॉर ग्रुप बी और ग्रुप सी पोजीशंस के लिए यूनिवर्सिटी शैल कंडक्ट अ रिटन टेस्ट। ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, इसके लिए भी आपको बोला गया है यूनिवर्सिटी शैल कंडक्ट अ रिटन टेस्ट। फर्दर स्किल और फिजिकल टेस्ट शैल आल्सो बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द रिटन टेस्ट। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि वो भी ले सकते हैं रिटन टेस्ट, और उसी के साथ आपको कुछ स्किल और फिजिकल टेस्ट भी ले सकते हैं। उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होगा कैंडिडेट्स का, जो कि किसके अकॉर्डिंग, रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो रिटन टेस्ट के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होगी। इन परसुएंस ऑफ द लेटर नंबर दिस डेटेड 22 दिसंबर ऑफ द एमएचआरडी नाउ एमओई, जो पहले एमएचआरडी था अभी जो है वो एमओई है। देयर शैल बी नो इंटरव्यू फॉर अपॉइंटमेंट टू द ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट। तो यहाँ पे देयर शैल बी नो इंटरव्यू, तो इंटरव्यू यहाँ पे नहीं रखा गया है अपॉइंटमेंट के लिए, किसके लिए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट वाले जो हैं उसके लिए। अकॉर्डिंगली नो इंटरव्यू शैल बी हेल्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट। ओके, तो यही यहाँ पे चीज, ये स्टेटमेंट दी गई है। अब बात करेंगे यहाँ पे पे लेवल 1 के, बहुत कंफ्यूजन थी कि लेवल्स, पे लेवल्स क्या है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है, ये तो समझ में नहीं आ रहा कि सैलरी जो है वो किस हिसाब से और इसके अकॉर्डिंग कैसे रहने वाली है। तो यहाँ पे लेवल 1 की बात करें तो उसकी सैलरी यहाँ पे 10th क्लास और टीपीटीए बेसिक सैलरी यहाँ पे होने वाली है 18,000 मंथली पे, यानी 18,000 आपको मंथली पे हो जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे आपको बेसिक पे मिलेगा, यानी वही है बेसिक पे, यहाँ पे आपको 18,000। डेयरनेस अलाउंस डीए आपको 46%, यानी 8,280। हाउस रेंट अलाउंस 27%, 5,400। उसके यहाँ पे स्टार मार्क है तो इस पे टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको दे रखा है यहाँ पे 1350 रुपए, डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो डीए डीएनएस अलाउंस भी आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस में दे रखा है, वो है 621 रुपीज, और ग्रॉस सैलरी आपकी जो बनेगी वो है 33,651, ये सब मिला के। तो आपको दिमाग में बात ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो एग्जैक्ट ये नहीं होने वाली है, इसके आसपास रहेगी, ये ग्रॉस अमाउंट है। आपको जैसे यहाँ पे लिखा गया है ग्रॉस सैलरी, तो यहाँ पे ये ग्रॉस अमाउंट है, तो इसी के आसपास आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, मिनिमम यहाँ पे चेंजेस होंगे। पे लेवल 2 की सैलरी क्या रहेगी, तो क्लास 10 और टीपीटीए जिसका यहाँ पे दे रखा है 19,900 बेसिक पे है इसका, 19,900। डैनस अलाउंस इसमें भी 46% यानी 9,154। हाउस रेंट अलाउंस 27% 5,400, जिसमें यहाँ पे स्टार मार्क दिया है, यानी एज पर कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस होगी कुछ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे आपको 1350, डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी 621, और ग्रॉस सैलरी यहाँ पे बनेगी 36,425। ओके, तो ये भी ग्रॉस अमाउंट है। तो इन सब में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो अमाउंट यहाँ पे बोला गया है वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे 19-20 हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पे लेवल 4 की सैलरी। अब यहाँ पे पे लेवल 3 आपको उस चार्ट में नहीं दिखा होगा, तो इसलिए उसकी सैलरी के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। जिस जिस पे लेवल्स की यहाँ पे बात की है, 1 है, 2 है, 4 है और आगे 7 है, तो उसी के बारे में यहाँ पे आप बात हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिक पे आपको मिल जाएगा 25,500, जिसके साथ सब में 46% उसका डैनस अलाउंस रहेगा, यानी 11,730 बनता है। 27% यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस यानी 6,885, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे 3600 रहने वाला है। डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे 1656, और आपका ग्रॉस सैलरी का अमाउंट बनेगा 49,371 रुपए। अब यहाँ पे लेवल 5 4 के बाद 5 है यहाँ पे, तो 5 के लिए भी दे रखा है। तो बेसिक पे है 29,200, जिसमें 46%, 27% और टीए, डीए ऑन टीए और ग्रॉस सैलरी यहाँ पे होगी इन सबको मिला के 55,772। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपको इसमें अगर अप्लाई करना है तो ओनली यहाँ पे ऑनलाइन मोड दे रखा है, जो कि आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे विजिट करना होगा, और आपको डिटेल्स वहाँ पे क्वालिफिकेशंस की और अदर इंस्ट्रक्शंस इसके रिगार्डिंग अपलोड करना होगा। ओके, एंट्री करनी होगी। द फील्ड इन डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द एनक्लोजर्स मस्ट बी सेंड टू द रजिस्ट्रार। अब ये आप जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हो, फिर उसको आपको सेंड करना है कहाँ पे, रजिस्ट्रार को। ये ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे दे रखा है अगर आप मेघालय के लिए अप्लाई कर रहे हो। ओके, तो जो आपको करना है कब, ऑन और बिफोर 12 दिसंबर 2023, उससे पहले पहले आपको सेंड कर देना है जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया है वो। एनवेलप में शुड बी सुपर सब्सक्राइब फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर इंक्लूडिंग द पोस्ट कोड। तो जो आप जिस एनवेलप में आप भेजोगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें ये भी यहाँ पे शो होना चाहिए। ओके, क्लियरली शो करना चाहिए उसका एप्लीकेशन, जो पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम भी उसमें होना चाहिए, उसका जो पोस्ट कोड है वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए। एप्लीकेशन शैल रजिस्टर एंड अप्लाई ऑनलाइन ऑन द पोर्टल। तो इसकी एक पोर्टल है, ओके, ऑनलाइन पोर्टल इसका दे रखा है, तो यहाँ पे जाके आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो। उसमें आपको क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स होंगी वो आपको वहाँ पे रिसीव हो जाएंगी। सेपरेट एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड फॉर डिफरेंट पोजीशंस और कैटेगरीज। तो यहाँ पे हर पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस यहाँ पे सबमिट करनी होगी। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट या फिर कैटेगरीज या पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको सब पोस्ट और पोजीशन के लिए अलग अलग से अप्लाई करना होगा और एप्लीकेशन उसके लिए भरना होगा। लास्ट यहाँ पे दे रखा है नो ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी आप अगर रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट या कोई भी वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आपको बुलाया जाता है, तो आपको खुद के खर्चे पे आना है। यहाँ पे कोई ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। नो ट्रैवलिंग अलाउंस टीए शैल बी पेड टू द कैंडिडेट्स कॉल फॉर रिटन टेस्ट। ओके, तो आपको खुद के खर्चे पे जाना है। ऑल द करेस्पॉन्डेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी टेस्टिंग एजेंसी कॉल लेटर फ्रॉम रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा विल बी मेड थ्रू ईमेल ओनली। तो आपको इसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे क्वायरी हो तो आप ईमेल से कर सकते हो, और आपको इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी या फिर नोटिफाई किया जाएगा वो भी ईमेल के थ्रू ही किया जाएगा। Therefore, all the candidates are advised to provide correct email address। तो ये मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि आपके जो क्रेडेंशियल्स है आपको
यानी ईमेल है और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है, उसको 2-3 बार चेक करके ही आपको वहाँ पे फिल करना है, क्योंकि जो भी आपको अपडेट या फिर नोटिफ़िकेशन रिसीव होगी आपके जो पोस्ट के रिगार्डिंग, वो उसी पे होगी। तो यहाँ भी आपको यही बोला गया है, अमेंडमेंट्स या चेंजेस इफ एनी द एडवर्टाइजमेंट विल बी पब्लिश्ड ओनली ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यहाँ पे अब कोई भी चेंजेस आता है, ओके, आपके जो यहाँ पे इसका जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, सिलेक्शन का हो गया, रिटन टेस्ट का हो गया, कोई डेट में चेंज होती है, तो यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी में आपको मिलेगा, इसकी अपडेट आपको रहेगी। तो आपको यहाँ पे रेगुलर यहाँ पे उसके साथ टच में रहना है। आपको रोज एक बार ओपन करके देख लेना है कि इसके रिगार्डिंग कोई यहाँ पे नोटिफिकेशन या फिर अपडेट आई है या फिर कोई चेंज या अमेंडमेंट किया गया है, तो आपको वो क्लियरली और आपको दिमाग में रखना है कि आप रोज उसको चेक कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सब चीज़ें जो समझ में आ गई होंगी, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन या सर्कुलर जो होगा, वो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसमें आप फुल डिटेल्स रीड कर सकते हो, और इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें आप वो भी रीड कर लेना इसके रिगार्डिंग। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।